हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। काफ़ी चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सारी ही वीडियोस देखना, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वो सारी वीडियोस आपको पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उनका आंसर आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो सब बातें मैंने बता रखी हैं। तो वीडियोस को अच्छे से देख लेना। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। इसलिए आप बेल आइकन भी ऑन कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस देख पाएंगे। और वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक भी ज़रूर करा करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिल जाती है कि हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों ने करना है वो करना है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है, इसे अच्छे से कर लेना। इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैंने आपके लिए प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा पे डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है, वो भी देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, बेसिस लिखेंगे, प्राइमरी डेटा लिखेंगे एंड सेकेंडरी डेटा लिखेंगे, इनमें डिफरेंस बताएंगे। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? वो डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो ओरिजिनल होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं? जो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किए जाते हैं, जो ऑब्टेन किए जाते हैं किसी पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज से, और जिसे न्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं करते, इसलिए ये ओरिजिनल डेटा भी नहीं होते हैं। इन्हें हम सेकेंड हैंड डेटा बोलते हैं। और इसका डिफरेंस लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ओरिजिनलिटी। क्या प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जी हाँ, प्राइमरी डेटा क्या होते हैं? ओरिजिनल होते हैं। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होते हैं क्योंकि इनको इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं? ओरिजिनल नहीं होते। सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल सिंस इन्वेस्टिगेटर मेक यूज ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय अदर एजेंसीज। क्योंकि जो डेटा कोई और एजेंसीज कलेक्ट करती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये डेटा ओरिजिनल नहीं होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे सोर्सेज। प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड बाय सम एजेंसीज और पर्सन। प्राइमरी डाटा कौन कलेक्ट करता है? कोई एजेंसी या कोई पर्सन कलेक्ट करता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के मेथड्स का यूज करके। और सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या होता है? इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड। जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं एंड प्रोसेस्ड बाय सम पर्सन और एजेंसीज एंड इज रेडी फॉर यूज। प्राइमरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं, ऑलरेडी प्रोसेस्ड होते हैं किसी ना किसी पर्सन और एजेंसी से, इसलिए ये क्या होते हैं? ऑलरेडी रेडी फॉर यूज होते हैं। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर। प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? लेस टाइम लेता है। सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्ड लेस टाइम क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। उसके बाद कॉस्ट फैक्टर की बात करें तो पहली बार कलेक्ट हो रहा है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से करनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन, पूरा प्लान बनाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट और पर्सनल्स लगते हैं, तो ये डाटा क्या होता है? आपका कॉस्टली होता है। Primary data requires a considerable amount of money and personnel as whole plan of investigation is initiated. इसमें considerable amount of money की रिक्वायरमेंट होती है और पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक पूरा प्लान इन्वेस्टिगेशन का इनिशिएट करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? चीपर होता है, सस्ता होता है, एज इट इज टेकन फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल। क्योंकि सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सस्ता होता है क्योंकि ये किसी ना किसी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल से लेना होता है सिर्फ। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है।
सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल एंड लेस सुटेबल होता है। प्राइमरी डेटा आपका ओरिजिनल होता है इसलिए ज़्यादा रिलायबल और सुटेबल होता है, और सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता इसलिए इसकी रिलायबिलिटी कम होती है और इसकी सुटेबिलिटी भी कम होती है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना। ये 6 मेथड्स हैं हमारे, आपको सारे अच्छे से आने चाहिए। हम सारे ही मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये 2 मेथड जो आप देख रहे हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो बहुत ही अच्छे से कर लेना। बाकी आपके कोई भी मेथड एक सिंगल मेथड आ जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इस पे शॉर्ट नोट लिखो विद मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो आपको सारे मेथड्स के बारे में मीनिंग पता होना चाहिए। तो हम ये सारे ही मेथड्स पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्टली कोई इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है, यानी कि जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो क्या होता है इसमें? Under this method, the investigator collects data by having direct contact with the informant and conducts on the spot inquiry. इस मेथड में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है डायरेक्टली कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेंट से और ऑन द स्पॉट इंक्वायरी कंडक्ट करता है। इसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से कांटेक्ट करता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या हुई? ये मेथड कहाँ कहाँ सूटेबल रहेगा? व्हेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड, जब आपको किसी से पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तभी ये मेथड सूटेबल रहेगा। और जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो? बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो। अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइड हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसलिए ये कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो? लिमिटेड हो। अब इसकी मेरिट्स आपको यहीं से निकल के आएगी। अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं हम किसी के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? ओरिजिनल डेटा मिलेगा। तो क्या आ जाएगी? ओरिजिनलिटी आ जाएगी, तो ये एक मेरिट हो गई। और डेटा आपको एकदम एक्यूरेट मिलेगा, यानी कि उस डेटा में किसी तरीके की कोई एरर नहीं होगी। तो डेटा क्या मिलेगा? रिलायबल एंड एक्यूरेट मिलेगा। मैंने 2 लिखे हैं, आपकी बुक में बहुत सारे और दे रखे होंगे, आपको जो इजी लगता है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स की कहाँ ये सूटेबल नहीं है? ये वाइड एरियाज में सूटेबल नहीं है, तो ये इसकी डीमेरिट हो गई कि अगर एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेथड तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पे हमारा एरिया लिमिटेड होता है। और ये मेथड एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे अपने इन्फॉर्मेंट के साथ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। अब ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यानी कि जिसके बारे में हमें जानना है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, किसी और पर्सन से हम इंफॉर्मेशन लेंगे और उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? विटनेस बोलेंगे। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में हम इंफॉर्मेशन उस पर्सन से नहीं लेंगे जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इट इज़ कलेक्टेड ऑरली फ्रॉम अदर पर्सन, ये ऑरली कलेक्ट की जाएगी किसी और पर्सन से, हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे सके। दीज अदर पर्सन आर नोन एज विटनेस, उन सारे पर्सन को हम बोलेंगे विटनेस। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सीडेंट हुआ है, अब वो एक्सीडेंट हो चुका है, अब वहाँ पे कौन कौन खड़ा था, वो सारे विटनेस हो गए, उन सब से हम एक्सीडेंट के बारे में पूछेंगे। तो ओरली किससे पूछा? जिसका एक्सीडेंट हुआ उससे नहीं पूछा, हमने बाकी लोगों से पूछा। तो डायरेक्टली उस पर्सन से ना पूछकर उनके आसपास वाले बाकी लोगों से पूछा, जिन्हें हम विटनेस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सूटेबिलिटी की। तो कहाँ सूटेबल है? जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया क्या हो? बहुत ज़्यादा लार्ज हो, वहाँ पर सूटेबल है ये। व्हेन द सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट हैज़ टू बी गैदर्ड, और जहाँ पे आपको कोई सीक्रेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो वहाँ पे ये मेथड बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपका। और अगर मेरिट्स की बात की जाए तो ये मेरिट्स क्या है? मैंने बताया कि लार्ज एरिया में सूटेबल है, तो ये मेरिट ही है। वाइड एरिया भी कवर करता है, ये वाइड कवरेज है। और ये मेथड आपका क्या है? ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है टाइम, मनी एंड मैन पावर के टर्म में। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इसकी? अब हम किसी और से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डेटा माइट भी एक्यूरेट ना हो, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी रहेगी, डेटा पूरी तरीके से सही है या नहीं है, श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की। और पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, और विटनेस की साइड से भी पार्शियलिटी हो सकती है। तो ये हमारे डीमेरिट्स हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन के।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट। अब इस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और कॉरस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। हम इस मेथड में क्या करते हैं, कोई लोकल एजेंट या कॉरस्पॉन्डेंट अपॉइंट करते हैं और उसे ट्रेनिंग देते हैं, उसे पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्डेंट से। अब ये मेथड कहाँ सूटेबल रहता है, जहाँ पे हमें रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये मेथड सूटेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेशली लोकल एजेंट और कॉरस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर रहे हैं और उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे सूटेबल रहेगा मेथड, जहाँ पे हमें रेगुलर और कोई कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज़ वेरी लार्ज, और इन्वेस्टिगेटर का एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे भी ये मेथड सुटेबल रहता है। तो इसकी मेरिट में पहले तो यही आ गया कि वाइड कवरेज, इसमें एरिया कैसा कवर हो सकता है, लार्ज एरिया कवर हो सकता है, तो ये एक तरीके की मेरिट्स हैं। और कॉन्टिन्यूटी क्या है, जहाँ पे रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है वहाँ पे ये यूज़ होता है, ये भी इसकी एक मेरिट है। तो आपने देखा सुटेबिलिटी से ही मेरिट्स निकल के आ गई हैं। और डीमेरिट्स क्या है इसकी, डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल एजेंट और कॉरस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उससे भी खतरा है। क्या खतरा है कि वो पार्शियलिटी कर सकता है, बायसनेस शो कर सकता है, तो डेंजर ऑफ पार्शियलिटी आ जाती है। लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, इसमें अगर एजेंट की पार्शियलिटी आ गई, बायसनेस आ गई, तो इससे क्या हो सकता है, डेटा एक्यूरेट हो या ना हो, एक्यूरेसी भी खतरे में पड़ जाती है। तो क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री भी है इस मेथड में। नेक्स्ट मेथड है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरव्यू हो रहा है किस पे, टेलीफोन पे, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होगा, अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू। इस मेथड में डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के थ्रू, ओवर द फोन, और वो इंटरव्यू कहाँ होगा, फ़ोन पे होगा विद द इंटरव्यूअर। और सुटेबिलिटी क्या है इस मेथड की, कि रिस्पोंडेंट हैव अ टेलीफोनिक कनेक्शन, जो रिस्पोंडेंट है उसके पास टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए। और डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, फ़ोन पे आप पूरे दिन तो बात नहीं कर सकते, तो डेटा क्या होना चाहिए, थोड़े टाइम में ही कलेक्ट हो जाना चाहिए, यानी कि थोड़ा डेटा ही कलेक्ट कर पाएंगे हम इसमें, तो ये इसकी सूटेबिलिटी है। अब थोड़े टाइम पे कलेक्ट कर पाएंगे तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डीमेरिट का पार्ट बन गया है। और आपकी क्या, टेलीफोन कनेक्शन का होना भी ज़रूरी है, तो ये दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, डीमेरिट का काम कर रहे हैं। तो इस मेथड की डीमेरिट यही हो गई कि लिमिटेड यूज़, ये मेथड लिमिटेड यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ हो सकता है जहाँ पे टेलीफोन कनेक्शन हो, जिसके पास टेलीफोन नहीं है वहाँ पे ये मेथड डेटा कलेक्ट करने का यूज़ नहीं किया जा सकता। और आप ये भी लिख सकते हैं कि डेटा को शॉर्टर ड्यूरेशन में ही कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये भी डीमेरिट है। बाकी मैंने डाला है विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि आप जो विजुअलिटी है वो नहीं दिखा सकते, जो विजुअल रिएक्शन है रिस्पोंडेंट के वो आप शो नहीं कर सकते, उसे नहीं पहचान सकते हैं, तो ये भी डीमेरिट है इसकी। और मेरिट क्या है, वाइड कवरेज कवर करता है, ये लार्ज एरिया कवर करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल है, यानी कि मनी की टर्म में, लेबर की टर्म में, टाइम की टर्म में ये क्या है, इकोनॉमिकल है, एक्सपेंसिव नहीं है, चीपर है, सस्ता मेथड है, ठीक है। इस तरीके से आप मेथड, सुटेबिलिटी, मैरिट, डीमेरिट सब लिख लेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। अब मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनरी को मेल्ड किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है हमें, तो क्या है, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनरी। इन्वेस्टिगेटर क्या बनाता है, क्वेश्चनरी, यानी कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाता है पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में भी उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है उसकी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाता है, सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट, और उस क्वेश्चनरी को रिस्पोंडेंट को सेंड करता है अलॉन्ग विद द कवरिंग लेटर के साथ, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैम, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ये मेथड कहाँ कहाँ सूटेबल रहता है, जहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तो क्या कर देता है, वो क्वेश्चनरी भेज देता है, ठीक है। व्हेन रिस्पोंडेंट आर लिटरेट, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के साथ वो कोऑपरेट करने वाला होना चाहिए। लिटरेट का मतलब क्या है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर वो पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देगा, इसलिए ये इस मेथड के लिए जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। और अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो मेरिट्स क्या है, वाइड एरिया कवर करता है, ये बिल्कुल करता है, ये हमारा मेरिट में चला गया। देखिए सूटेबिलिटी से ही मेरिट्स निकाल के दिखाऊंगी, एंड डीमेरिट्स, ये वाला आपका मेरिट में चला गया, लेकिन पर्सन क्या होना चाहिए, लिटरेट होने चाहिए, ये आपका एक तरीके से डीमेरिट हो गया कि ये मेथड कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होंगे। और मेरिट में एक और डालेंगे आप, इकोनॉमिकल, यानी कि ये मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इकोनॉमिकल मेथड है, टाइम, मनी एंड लेबर इसमें ज़्यादा नहीं लगती है,
और डीमेरिट में देखिए लिमिटेड स्कोप का मतलब यही है कि ये लिमिटेड स्कोप है, उसी रिस्पोंडेंट के साथ अप्लाई किया जा सकता है जो रिस्पोंडेंट लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, तो ये डीमेरिट आ गई आपकी। और लेस एक्यूरेसी, और ये डेटा एक्यूरेट हो या ना हो इसकी श्योरिटी नहीं है, इस डेटा में क्या होता है, एक्यूरेसी कम होती है। तो इस तरीके से आप मेरिट एंड डीमेरिट्स डाल देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चनर फिल्ड बाय न्यूमरेटर्स। अब ये जो क्वेश्चनर है ये कौन फिल्ड कर रहा है, न्यूमरेटर, यानी कि इन्वेस्टिगेटर खुद फिल्ड कर रहा है, ठीक है। अंडर दिस मेथड द न्यूमरेटर पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट, न्यूमरेटर खुद जाता है इन्फॉर्मेंट के पास अलॉन्ग विद द क्वेश्चनर लेकर के, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेकर के, आस्क क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चन पूछता है, एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज इन द क्वेश्चनर, और नोट डाउन कर लेता है उनके रिप्लाईज को क्वेश्चनर में अपनी खुद की लैंग्वेज में। तो इसमें सुटेबिलिटी क्या है, इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि जो इन्फॉर्मेंट के पास जा रहा है क्वेश्चनर लेकर के, वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। उसके लिए क्या लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। तो दिस मेथड इज सुटेबल वेयर एडुकेट फाइनेंस एंड ट्रेन न्यूमरेटर आर अवेलेबल टू कवर अ वाइड फील्ड। ये मेथड वहीं सुटेबल है जहाँ पे बहुत सारा पैसा हो और ट्रेन न्यूमरेटर हो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए। तो मेरिट्स क्या होगा इसकी कि ये वाइड कवरेज करता है, लार्ज एरिया कवर कर लेता है ये मेथड, और साथ ही साथ एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन भी देता है, क्योंकि इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट कर रहा है इन्फॉर्मेंट के पास, तो डेटा हमें जो मिलता है एक्यूरेट और रिलायबल मिलता है, एकदम एक्यूरेट मिलता है। लेकिन इसकी डीमेरिट क्या है, ये मेथड थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि बहुत सारा फाइनेंस और ट्रेन न्यूमरेटर की जरूरत होती है, और ये मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि न्यूमरेटर खुद विजिट करेगा क्वेश्चनर के साथ इन्फॉर्मेंट के पास। तो ये मेथड क्या हो जाता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने अच्छे से करना है वो है एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर। गुड क्वेश्चनर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इस क्वेश्चन को बहुत 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 अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इसे अच्छे से कर लेना। तो क्वेश्चनर क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उसे बोला जाता है क्वेश्चनर। मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, तो पहला क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितना पॉसिबल हो सके क्वेश्चनर में लिमिटेड नंबर्स के क्वेश्चंस रखने चाहिए, यानी कि जितने लिमिटेड रख सकते हैं उतने लिमिटेड क्वेश्चंस रखने चाहिए। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनर शुड बी एज लिमिटेड एज पॉसिबल। और नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, और जो लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी क्वेश्चनर में वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चंस शुड बी शॉर्ट नॉट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स। जो क्वेश्चंस होंगे वो छोटे ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड, और जितना हो सके जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चंस सीक्वेंस में होने चाहिए, क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक होने चाहिए। क्वेश्चंस मस्ट बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। नेक्स्ट है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, यानी कि आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाने चाहिए। कोई पर्सनल क्वेश्चंस और अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए। अनडिजायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है कैलकुलेशंस। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस हो उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस। अ क्वेश्चनर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। क्वेश्चनर में क्लियर इंस्ट्रक्शन भी मेंशन होना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्म को भरा जाएगा। जैसे लिखा होता है ना, ब्लू पेन का यूज़ करें या फिर ब्लैक पेन का यूज़ करें या फिर ब्लॉक लेटर्स में फॉर्म को फिल करें। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस भी होने चाहिए क्वेश्चनर में कि किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जाए। नेक्स्ट है क्रॉस वेरिफिकेशन। सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड व्हिच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए जो कि किस में हेल्प करें, क्रॉस वेरिफिकेशन में हेल्प करें। फॉर एग्जांपल ऊपर एक क्वेश्चन डाला कि आपकी एज क्या है, और नेक्स्ट नीचे एक क्वेश्चन डाल दिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इससे क्या हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ से आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए जो कि क्रॉस वेरिफिकेशन में भी हेल्प करें। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, और रिटर्न की रिक्वेस्ट भी मेंशन होनी चाहिए क्वेश्चनर में कि रिस्पोंडेंट क्वेश्चनर को कंप्लीट करके उसे वापस रिटर्न करे। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनर कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आपको करना है वो है डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। सेंसस और सैम्पलिंग मेथड में क्या डिफरेंस है? तो क्या होता है सेंसस मेथड? सेंसस मेथड होता है जिसमें पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी किया जाता है, ठीक है, उसे हम सेंसस मेथड बोलते हैं। और सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स पॉपुलेशन में से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को स्टडी किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड में तो सारे ही आइटम स्टडी किए जाते हैं, और सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है? कुछ सैंपल्स को ही स्टडी किया जाता है। तो अब इसका डिफरेंस इस तरीके से लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ इंक्वायरी। किस तरीके की इंक्वायरी होती है सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड में? तो सेंसस मेथड में किस तरीके की इंक्वायरी होती है? एक्सटेंसिव इंक्वायरी होती है, यानी कि पूरी तरीके से हर चीज़ की इंक्वायरी की जाती है, हर एक आइटम की इंक्वायरी की जाती है। एक्सटेंसिव इंक्वायरी होती है। क्यों एक्सटेंसिव इंक्वायरी होती है? क्योंकि सेंसस मेथड में ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन स्टडी की जाती है। एक्सटेंसिव इंक्वायरी इज कंडक्टेड एज ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड। और सैम्पलिंग मेथड में कैसी इंक्वायरी होती है? लिमिटेड इंक्वायरी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है पॉपुलेशन के कुछ ही आइटम की स्टडी की जाती है, कुछ ही सैंपल्स की स्टडी की जाती है। लिमिटेड इंक्वायरी इज कंडक्टेड एज ओनली फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीड। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी। जो सेंसस मेथड है उसमें क्या होता है? ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन स्टडी करी जाती है, तो उसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है और लेबर भी लगती है। तो सेंसस मेथड में क्या होता है? इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड लेबर। और सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है? सैम्पलिंग मेथड में सिर्फ और सिर्फ फ्यू यूनिट्स की स्टडी की जाती है, तो इसमें क्या होता है? रिलेटिवली लेस मनी, टाइम एंड लेबर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट सूटेबिलिटी की बात करें तो सेंसस मेथड कहाँ सूटेबल होता है? इट इज़ मोर सूटेबल इफ द पॉपुलेशन इज हिट्रोजीनियस। ये वहाँ पे सूटेबल होता है जहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है? हिट्रोजीनियस होती है, यानी कि अलग अलग तरीके की होती है, वहाँ पे सेंसस मेथड सूटेबल रहता है। और सैम्पलिंग मेथड कहाँ सूटेबल रहता है? इट इज़ मोर सूटेबल इफ द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस इन नेचर। और सैम्पलिंग मेथड कहाँ सूटेबल होता है? जहाँ पे पॉपुलेशन कैसी होती है? एक जैसी होती है, सेम होती है, होमोजीनियस होती है, वहाँ पे सैम्पलिंग मेथड सूटेबल रहता है। और रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी की बात करी जाए तो सेंसस मेथड से जो रिजल्ट आता है वो क्वाइट रिलायबल एंड एक्यूरेट होता है, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट आता है, क्योंकि हम इसमें हर एक यूनिट की स्टडी करते हैं। तो रिजल्ट्स आर क्वाइट रिलायबल एंड एक्यूरेट अंडर सेंसस मेथड। और सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है? जो रिजल्ट है वो लेस रिलायबल और एक्यूरेट होता है, क्योंकि कुछ ही आइटम्स क्या करते हैं? पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए रिजल्ट क्या होता है? लेस रिलायबल एंड लेस एक्यूरेट रहता है। और नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ एरर की बात करी जाए तो सेंसस मेथड में किस तरीके की एरर आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ बायसनेस की एरर आ सकती है। इन सेंसस मेथड द ओनली एरर दैट में अराइज इन द कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करते टाइम सिर्फ और सिर्फ कौन सी एरर आती है? बायसनेस, पार्शियलिटी की एरर आती है, ठीक है। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है? सैम्पलिंग मेथड गिव राइज टू एरर ऑफ सैम्पलिंग अपार्ट फ्रॉम एरर ऑफ बायसनेस। सैम्पलिंग मेथड में एरर ऑफ बायसनेस के अलावा भी बहुत सारी एरर आ सकती है। मान लो कि हमने कोई ऐसा आइटम सेलेक्ट कर लिया जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो वो बहुत सारी एरर जनरेट कर सकता है। तो सैम्पलिंग मेथड में एरर ऑफ बायसनेस के अलावा भी बहुत सारी और एरर जनरेट हो जाती है। इस तरीके से आप लोग इसमें डिफरेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो आपने बहुत अच्छे से करना है वो है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के क्या टाइप्स हैं, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अगर टाइप्स पूछे या मेथड्स पूछे, दोनों में ही आपने यही आंसर डाल के आना है, इसे अच्छे से कर लेना। और कोई भी एक टाइप भी आ सकती है कि मान लो कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग दे दिया आपको इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो आपको अच्छे से आने चाहिए सारे टाइप्स, ठीक है। तो पहला है रैंडम सैम्पलिंग जिसमें ये सारे होते हैं, एंड देन है नॉन रैंडम सैम्पलिंग जिसमें ये सब होते हैं, ठीक है। और जो पहला है हमारा ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये हमारी क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होती है। और जो ये तीन आपको दिख रहे हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग।
तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक एक करके अपने मैथड स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम सैम्पलिंग रेफर्स टू अ मेथड इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जिसमें यूनिवर्स के हर एक आइटम के पास चांस होता है कि वो सेलेक्ट हो सकता है, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग में कुछ भी रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है। जितनी भी आइटम्स है यूनिवर्स में, उनके पास सबके पास इक्वल चांस है कि वो सैंपल के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अंडर दिस मैथड द सैंपल इज सेलेक्टेड बाय टू मैथड्स। इस मैथड में हमारा जो सैंपल है वो दो तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं। पहला है लॉटरी मैथड। लॉटरी मैथड में क्या होता है, जैसे हमने स्लिप्स बनाई, स्लिप्स बना करके एक बाउल में रखी, उसमें से रैंडमली कोई भी स्लिप उठा ली, तो ये हमारा लॉटरी मैथड होता है। जैसे लक्की ड्रॉज वगैरह निकलते हैं कि कोई भी स्लिप निकाली, जिसका नाम आया उसका लक्की ड्रॉ निकल गया, तो ये क्या आपका रैंडम मैथड ही तो है। इसमें जितनी भी स्लिप है सबको इक्वली मौका दिया गया है कि कोई भी सेलेक्ट हो सकती है, रैंडमली कोई भी स्लिप उठाई जा सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट मैथड है हमारा यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल, यानी कि टेबल के थ्रू रैंडमली नंबर को यूज किया जाता है। ये हमारे मेथड्स हैं जिससे हमारे सैंपल सेलेक्ट होते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या है? पहला है नो पर्सनल बायसनेस। अब आइटम रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा तो किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होगी। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। और क्या है ये मेथड? प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, यानी कि यूनिवर्स में जितने भी आइटम हैं, ईच एंड एवरी आइटम को इक्वली चांस दिया जाएगा सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट क्या है इसके? अनसुटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग। जहाँ पे सैंपल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं उसके लिए ये मेथड थोड़ा सा अनसुटेबल रहता है। और ये मेथड क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो स्लिप्स बनाओ, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके बाद अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाए तो उसके लिए ये अनइकोनॉमिकल है। ठीक है, तो ये मेथड क्या हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो ये डिमेरिट्स हो गए इसके। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये सारे जो मेथड अब हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है? हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, पहला इसमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। क्या होता है इसमें? इन दिस मेथड द यूनिवर्स और एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स और स्ट्रेटा। इसमें क्या किया जाता है? पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ ग्रुप्स में, जिसे हम स्ट्रेटा भी बोलते हैं। एंड देन सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप एट रैंडम। और उसके बाद कुछ नंबर ऑफ आइटम्स हम ले लेते हैं, उसमें से रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने क्या किया, ये स्टूडेंट्स क्या हो गए? आपकी एंटायर पॉपुलेशन हो गई। इसे मैंने क्या कर दिया? ग्रुप में डिवाइड कर दिया, बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रेटास बना दिए इसके। ठीक है, स्ट्रेटास बना दिए। अब इसमें से मैं रैंडमली कोई भी बॉय कोई भी गर्ल सेलेक्ट कर लूँगी, तो ये हमारा क्या है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया। ठीक है, इसमें जो हम सैम्पल रैंडमली सेलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? एंटायर पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड करके। ठीक है, तो इसके मेरिट्स क्या हो गए? पहला है मोर रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है? इसमें हमारा पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है वेरियस स्ट्रेटाज में, तो ये क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देता है सैंपल में, मोर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारा ऑब्टेन होता है इसमें। नेक्स्ट है ग्रेटर एक्यूरेसी। अगर मोर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑब्टेन होगा तो इससे क्या होगी? एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो हमारा जो सैंपल अगर मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा तो इससे क्या होगा? रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आएगा, ग्रेटर एक्यूरेसी मिलेगी। नेक्स्ट है डीमेरिट्स की बात करें तो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन साइज ऑफ स्ट्रेटा। ये डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि किस साइज में स्ट्रेटा को डिवाइड किया जाए। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है कि प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज किस तरीके से किया जाए डिफरेंट स्ट्रेटाज का। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड अटमोस्ट केयर। और स्ट्रेटा बनाते टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और रैंडमली सेलेक्ट करते टाइम भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इस मेथड्स में बहुत ज़्यादा केयर की नीड होती है, तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात करी जाए तो ये भी आपका अनरिस्ट्रिक्टेड का ही पार्ट है, ये भी आपका अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक है, अंडर दिस मेथड आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ अवेलेबल पॉपुलेशन, इस मेथड में क्या होता है? जो अवेलेबल पॉपुलेशन है उसकी कंप्लीट लिस्ट में से क्या किया जाता है? द सैंपल इज सेलेक्टेड। उसकी कंप्लीट लिस्ट में से सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है बाय टेकिंग एवरी nth आइटम फ्रॉम द लिस्ट। कैसे सेलेक्ट किया जाता है? हर लिस्ट में से nth आइटम हम ले लेते हैं। कौन सा आइटम ले लेते हैं? nth आइटम हर लिस्ट में से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने क्या कर दिया? उन्हें 100 स्टूडेंट्स को 10-10 रोज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10-10-10 की रोज बन गई 100 स्टूडेंट्स की। तो अब मैंने क्या किया? पहले 10 में से मान लो 4 स्टूडेंट रेंडमली सेलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट वाले में से 14 किया, फिर उसके बाद 24 किया, उसके बाद 34 किया। तो हमने क्या किया? nth आइटम हर लिस्ट में से सेलेक्ट कर लिया। तो यही होता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में कि जो कंप्लीट लिस्ट होती है अवेलेबल पॉपुलेशन
पॉपुलेशन की, उसमें से हम nth आइटम सेलेक्ट करते हैं एज अ सैम्पल लिस्ट में से, ठीक है। तो मेरिट्स क्या होगा इसके, सिंपल एंड कन्वीनियंट है, ये एकदम लेस टाइम कंज्यूमिंग है, आपको पता है आपने nth आइटम सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट में से, ठीक है। और इसके डीमेरिट्स क्या है, पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल, ये मेथड तभी पॉसिबल है जब आपके पास पूरी कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल हो, अगर कोई भी मिसिंग होता है तो ये मेथड यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनसुटेबल इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उस केस में भी इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग्स में क्या होता है, क्लस्टर्स बनते हैं और क्लस्टर्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एज अ सैम्पल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अंडर दिस मेथड टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सम रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन, हम क्या करते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन है उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन में, नोन एज क्लस्टर, जिसे क्या बोला जाता है, क्लस्टर्स बोला जाता है। एंड देन आउट ऑफ ऑल द क्लस्टर्स, फिर बहुत सारे क्लस्टर्स बन गए, उन सारे क्लस्टर्स में से रेंडमली कुछ क्लस्टर्स को चूज कर लिया जाता है। अ गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर चूजन एट रैंडम, रेंडमली क्लस्टर्स को चूज कर लिया जाता है। एंड ऑल द आइटम्स कवर्ड बाय द सेलेक्टेड क्लस्टर, और जितने भी आइटम है उस क्लस्टर में वो सारे हमारे एज अ सैंपल यूज़ किए जाते हैं, वो सारे हमारे सैंपल में इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल पॉपुलेशन ये हो गई टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस टोटल पॉपुलेशन से बहुत सारे क्लस्टर्स निकल के आए, मान लो कि 6 क्लस्टर्स निकल के आए इसमें से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके क्लस्टर्स निकल के आ रहे हैं इसमें से, ठीक है। ये क्लस्टर्स निकल के आए, इसमें से कोई भी 3 क्लस्टर्स मैंने रेंडमली सेलेक्ट कर लिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला और ये वाला 3 क्लस्टर मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब इन क्लस्टर्स में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे हमारे सैंपल में इंक्लूडेड होंगे, तो ये हो गई हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग, ये किसका पार्ट है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है। अब जितने भी पढ़ेंगे वो सारे क्या है, हमारे नॉन रैंडम सैम्पलिंग्स हैं। तो पहला है जजमेंट सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग, देखिए ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए इसके। इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सैंपल सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अंडर दिस मेथड द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम्स डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इस मेथड में सैंपल आइटम की जो चॉइस है वो किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टिगेटर की जजमेंट पे डिपेंड करती है, यानी कि जो भी वो सैंपल लेगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इन्वेस्टिगेटर की जजमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये मेथड क्या है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है और प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करता है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करता है। अगर इन्वेस्टिगेटर के पास पूरी नॉलेज है अपने यूनिवर्स के बारे में, अगर वो जजमेंट कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, वो फ्री फ्रॉम बायसनेस कर रहा है, तो इससे क्या ऑब्टेन होता है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑब्टेन होता है इस मेथड में। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट क्या है कि पर्सनल बायसनेस आ जाती है। अब ये पूरा का पूरा इसमें सैंपल्स किस पे डिपेंड करते हैं, इन्वेस्टर की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं, तो इसमें क्या है, इन्वेस्टर की बायसनेस आ सकती है, पार्शियलिटी आ सकती है। नेक्स्ट है एरर ऑफ जजमेंट, और जो इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट पे सैंपल सेलेक्ट करता है तो इन्वेस्टिगेटर की जजमेंट में भी एरर हो सकती है, तो ये इसका क्या है, डीमेरिट है। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग, ये भी हमारा नॉन रैंडम का ही पार्ट है, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, ये कोटा सैम्पलिंग आपका स्ट्रेटिफाइड एंड जो हमने जजमेंट वाला पढ़ा है इन दोनों से मिलकर ही बनता है, इन दोनों को ही कंबाइन करके ये एक मेथड है हमारा कोटा सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, आइटम ऑफ पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स, इसमें जो पॉपुलेशन के आइटम्स हैं उनको सब डिवाइडेड किया जाता है बहुत सारे ग्रुप में। एंड देन अ कोटा इज फिक्स्ड, उसके बाद कोटा फिक्स किया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करे जाते हैं, सारे सब ग्रुप में से नंबर ऑफ आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है। यही तो हम स्ट्रेटिफाइड में करते हैं। स्ट्रेटिफाइड में क्या किया जाता है, अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे ग्रुप में, होमोजीनियस बेसिस पे उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद उन सब ग्रुप में से क्या करते हैं, हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो कोटा सैम्पलिंग में यही किया जाता है, आइटम ऑफ पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप एंड देन अ कोटा इज फिक्स्ड। कोटा यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं ईच सब ग्रुप में से, बट विद इन द गिवन कोटा, उन कोटा में से जो हम सिलेक्शन करते हैं, उन सब ग्रुप में से जो हम सिलेक्शन करेंगे, द सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स डिपेंड अपॉन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो हम सेलेक्ट करेंगे सैंपल यूनिट्स को वो किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करती है, जो कि हमने अभी जजमेंट सैम्पलिंग में पढ़ रखा है कि क्या करती है, जो सैंपल यूनिट की सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड होगी,
पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड होगी इन्वेस्टिगेटर के। ठीक है, उसमें जो हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ा था उसमें तो क्या होता था, रेंडमली हम सेलेक्ट करते थे, लेकिन इस केस में इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करेगी सिलेक्शन ऑफ सैम्पल यूनिट्स। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या है, रिलायबल रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, ये मेथड्स क्या है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, जो कॉस्ट लगेगी सैंपल और फील्ड वर्क करने में वो बहुत ज़्यादा कम लगेगी। और इस मेथड के डीमेरिट क्या है, पर्सनल बायसनेस आएगी इस मेथड में। पर्सनल बायसनेस क्यों आएगी, क्योंकि इसमें भी सैंपल किस पे डिपेंड करते हैं, इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करते हैं, तो इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल बायसनेस इसमें आ सकती है, पार्शियलिटी कर सकता है इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट सैंपल एरर, और इसमें सैंपल एरर एस्टिमेट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर सैंपल जो सेलेक्ट करेगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करेगा, यानी कि स्पेशल अटेंशन यहाँ पे किसे दी जाएगी, इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस को दी जाएगी। अंडर दिस मेथड व्हाइल सेलेक्टिंग द सैंपल यूनिट्स सेलेक्ट करते टाइम द इन्वेस्टिगेटर गिव्स स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस को स्पेशल अटेंशन देगा इसमें इन्वेस्टिगेटर। फॉर एग्जाम्पल कि इन्वेस्टिगेटर को बोला गया है कि आपको एस्टिमेट करनी है पूरी इंडियंस की एवरेज हाइट, तो वो क्या करेगा, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जहाँ वो रहता है वहाँ के लोगों की हाइट मेजर कर लेगा और बता देगा कि इतनी एवरेज हाइट है इंडियन। उसने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल्स उठा लिए, दिल्ली के ही सैंपल्स उठा लिए, तो ये क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। इसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट करता है। इसके मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल मेथड है, टाइम भी कम लगता है, एक्सपेंसिव भी कम है, इजी कमांड होती है इसमें, यानी कि इन्वेस्टिगेटर की खुद की कमांड है, खुद का राज है एक तरीके से इसमें। नेक्स्ट है डीमेरिट्स में पर्सनल बायसनेस ऑब्वियसली होगी। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटर की खुद की मर्जी चल रही है, तो उसमें उसकी खुद की मर्जी चल रही है तो पर्सनल बायसनेस तो होगी, पार्शियलिटी हो सकती है उस केस में। और नेक्स्ट क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, और जब पर्सनल बायसनेस होगी, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम करेगा तो रिजल्ट कैसा निकलेगा, अनसेटिस्फैक्ट्री निकलेगा, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्या खाली दिल्ली के लोगों की हाइट देखते हुए आप बता सकते हैं कि इंडियन की एवरेज हाइट कितनी होगी, नहीं बता सकते, तो रिजल्ट क्या निकलेगा इस केस में, अनसेटिस्फैक्ट्री निकलेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सारी वीडियोस को अच्छे से देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।